और ग्रेविटी को देखते हुए अगर निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पर आ सकता है तो आज बिल्किस बानो की, जो कि जिंदा है, निर्भया जिंदा नहीं थी लेकिन बिल्किस बानो जिंदा है और जिंदा रहकर अपने पति के साथ में किस तरीके से उस घटना के साथ में जी रही है। वो निर्भया तो एक बार मर गई लेकिन ये जो बिल्किस बानो है शायद रोज़ मरती होगी। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज हम बिल्किस बानो केस के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और बिल्किस बानो केस क्या है उसके फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि गोधरा कांड जब हुआ था तब कुछ दंगाइयों ने एक महिला के साथ में बलात्कार किया जबकि वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके जो रिश्तेदार थे उसमें 6-7 लोगों की हत्या कर दी उसके सामने ही, और उसकी 3 साल की बच्ची को पत्थर पर उसका सर पटक कर उसकी भी हत्या कर दी। साथियों इतना जघन्य अपराध जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अगर यह सुनाई दे, उसके कानों में ये शब्द पड़ें तो उसकी रूह कांप जाए। 12 लोगों ने उस प्रेग्नेंट महिला के साथ में बलात्कार किया। निर्भया कांड के बाद सरकार को मजबूरी में इस जो रेप की जो घटनाएं होती हैं उसमें जो सज़ा का प्रावधान जो था उसको बढ़ाना पड़ा, और आज जो गैंग रेप का जो कानून है वो उसी का नतीजा है। तो जो बिल्किस बानो केस में जो हुआ वह गैंग रेप की ही श्रेणी का एक अपराध था और एक ऐसा अपराध था जिसमें निर्भया कांड जो है, निर्भया केस जो है वो शायद बहुत कम नज़र आता हो। एक महिला के सामने 6-7 लोगों की, उसके परिवार के लोगों की हत्या कर देना, उसकी 3 साल की बच्ची को पत्थर पर उसका सर पटक कर उसकी हत्या कर देना और उसके साथ में 12 लोगों के द्वारा जो है गैंग रेप करना, तो ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है। तो कुछ लोगों की इस देश में धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और जब धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो सड़कों पर उतर आते हैं। वे इस देश की संपत्ति को नष्ट करने पर उतर आते हैं, वे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये जो बिल्किस बानो का जो मुकदमा हुआ जिसमें उन लोगों को जो है दोषी करार दिया गया, मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए गया, वहाँ पे दोषी करार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में आया, वहाँ भी दोषी करार दिए गए और वे लोग जो है सज़ा काट रहे थे। लगभग 10 साल के बाद एक दोषी ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को गुजरात राज्य को दे दिया कि भाई इस पर आप जो है उचित फैसला लें, और गुजरात राज्य ने उसमें ये फैसला लिया कि सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि जो 12 जो दोषी थे उनमें से एक की मौत हो गई थी, 11 शेष बचे थे, 11 के 11 को उस जेल से मुक्त कर दिया गया। साथियों सोचने वाली बात यह है, हवाला ये दिया जा रहा है कि वे सुधर गए थे। सुधरना क्या होता है, किस चीज़ का सुधरना होता है? क्या उनका ज़मीर सुधर गया था? अगर उनका ज़मीर सुधर गया होता और उन्हें इस घटना का तनिक भी एहसास होता तो बाहर आते ही जो लोग उनको फूल मालाएँ पहना रहे थे क्या वे उनकी फूल मालाएँ स्वीकार करते? वे अपने प्रायश्चित से खुद को जो है तपा रहे होते और वे कभी भी ऐसा जो अभिनंदन है उसको स्वीकार नहीं करते। तो साथियों इस बात से कुछ बातें तय हो जाती हैं कि इस देश में अभी लोगों की धार्मिक भावनाएं तो आहत होती हैं लेकिन जो मनुष्यता की भावनाएं हैं वो शायद अभी आहत होना शुरू नहीं हुई हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में कुछ एडवोकेट साथी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, एडवोकेट चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं और एडवोकेट रोशन लाल जी हमारे साथ में हैं। तो हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या लोगों की मनुष्यता की भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वकील साहब आपका स्वागत है हमारे एनबी न्यूज़ चैनल में जो है। तो आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो बिल्किस बानो जो केस हुआ है उसमें मनुष्यता की भावनाएं कहाँ तक आहत हुई हैं या अभी आहत होना शुरू भी नहीं हुई हैं? देखिए, बिल्किस बानो ने जो महसूस किया है, झेला है अपने जीवन में, एक तो उसकी बेटी को उसके सामने ही मार दिया गया, पत्थर से सर पटक करके, मदर को मार दिया गया और उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। 12 लोगों ने गैंग रेप किया उसके साथ, सज़ा सुनाई गई 12 लोगों को, एक की मृत्यु हो चुकी और 11 लोगों को आजीवन उम्र कैद यानी कि दिया गया था, जिसमें मुझे समझ नहीं आता कि उम्र कैद 10 साल की होती है, 14 साल की होती है, जीवन भर की होती है। तो ये तो
कोर्ट का मामला कोर्ट देखेगा इसको कि उम्र कितनी होती है, और उम्र भर अगर किसी को रखा जाता तो क्या होता। निर्भया कांड के बाद में सभी को बहुत सख्त कानून हुए, फांसी देने का प्रावधान हुआ, सारा कुछ हुआ, और निर्भया कांड के जो विक्टिम हैं, निर्भया की मदर जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने भी बड़ा विरोध किया जब इन लोगों को छोड़ा गया था। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की है कि इन लोगों को छोड़ने के बाद में जो अवैधानिक था, मतलब संविधान में इसका कोई वो नहीं है कि किस तरीके से छोड़ा गया, कि संवर गए, सुधर गए, क्या हो गया। अभी वकील साहब ने बताया कि वही एक्सेप्ट ना करते, ये चीज़ भी है, एक्सेप्ट करते, उनका स्वागत हुआ, मैं भी स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर ये स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ होता कि जिन लोगों ने उनका स्वागत किया है वो अपनी मदर, अपनी माँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियों के द्वारा अगर उनका स्वागत कराते और उनको ये बताते कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है इस भारतवर्ष के सर को ऊपर उठाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होता। और आगे से उनको ये भी तैयार रहना पड़ता है कि आगे से अगर वो लोग या ऐसे कुछ लोग ऐसा कोई काम करते हैं तो उन माँ बहन बेटियों को तैयार रहना होगा ऐसे ही लोगों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, एक औरत औरत की पीड़ा समझ सकती है, और औरत के ऊपर बीती हुई पीड़ा को समझने के लिए उन्हीं लोगों की माँ बहन बेटियां अगर इस पीड़ा को समझती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मैं भी स्वागत करता। वकील साहब, ये जो निर्भया जो केस हुआ उसके दोषियों को फांसी सज़ा, और दूसरी तरफ जो बिल्किस बानो का केस हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ शंका रह गई हो, कुछ संशय रह गया हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको दोषी करार देते हुए और बहुत गंभीर टिप्पणियां की और उनको जो है उम्र कैद की सज़ा, और बाद में वो उम्र कैद से भी रिहा कर दिए गए। तो इसे किस तरह देखते हैं? इस तरह इसमें जो है निर्भया कांड में और इन दोनों में बिल्किस बानो वाले केस में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये लोग एक अपना ऐसा परिचय दे रहे हैं जहां इनका दोगलापन साबित होता है। निर्भया वाले में सबको फांसी का प्रावधान था, लेकिन बिल्किस बानो में भी जो आजीवन कैद का मतलब है कि आदमी टिल लास्ट, मतलब टिल डेथ, जब तक नहीं मर जाता तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो निर्भया केस था, निर्भया केस से पहले मृत्युदंड का उसमें प्रोविज़न नहीं था, और निर्भया के हाथ में बलात्कार हुआ था। उसकी मृत्यु भी उस बलात्कार में जो घटना घटी उसके कारण जो है बाद में हुई, जिसमें कि ऐसा एक्यूट जो जिसे कहते हैं कि मर्डर केस जो है, जिसमें कि बिल्कुल एक्यूट होना चाहिए अटैक जो है, ऐसा कुछ मामला नहीं था। जबकि यहाँ पर 5-6 लोगों की, परिवार के लोगों की बिल्कुल हत्या कर देना, जो कि बिल्कुल एक्यूट मर्डर है, किसी उसमें कोई संशय नहीं है। साथ में उसकी 3 साल की बच्ची की जिस तरह से हत्या की उसमें कोई संशय नहीं है, और इतना ग्रीवियस ऑफेंस है। साथ में जो है 12 लोगों के द्वारा उस बिल्किस बानो जो कि 4 महीने की गर्भवती थी, जिसके कि गर्भपात भी हो गया उसका जो है, तो ये ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस है या वो ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस था? बिल्किस बानो का ज़्यादा हीनियस क्राइम था, क्योंकि उसकी 3 साल की बच्ची को उसी के सामने पत्थर पर पटक कर मार दिया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने की। 4 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद 12 लोगों ने उसके साथ रेप किया। जब तक पूरा ट्रायल हुआ, पूरे ट्रायल ने विभिन्न गंभीर टिप्पणियां की, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं दिया। मृत्यु दंड का प्रावधान ना होने के कारण उनको आजीवन कारावास दिया गया था। ये सरकार का दोहरा रवैया है। दोहरा रवैया का मतलब है कि वो हर आदमी को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। वहाँ बिल्किस बानो थी, यहाँ निर्भया थी, इसलिए आपको पक्षपातपूर्ण रवैया दिख रहा है। और जिन लोगों ने 12 लोगों ने रेप किया है उनकी मानसिकता कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी न किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से बिलोंग करते थे, और वहाँ जो सरकार चल रही है वो भी उसी से बिलोंग करती है। इसलिए उन्होंने इनका साधारण व्यक्तित्व देख के एक की पिटीशन पे बाकी एक मृत्यु हो गई, 11 को रिहा कर दिया। ये इसलिए इस देश के लिए महिलाओं के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण होने के मतलब सरकार जो है ना एक विशेष चीज़, विशेष संप्रदाय देख के लोगों के प्रति निर्णय ले रही है। तो वकील साहब क्या देखें इस मामले से कि
जो लोग इस देश में नॉन हिंदू हैं, अगर उनके साथ में कोई भी कितना भी हीनियस क्राइम हो जाता है तो वो क्राइम की श्रेणी से नहीं देखा जाएगा और उनको सरकार जो है जेल में जाने के बाद भी रिहा करेगी बैकडोर से जो है। और अगर कोई हिंदू है और अगर कोई नॉन हिंदू है उसके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उसको किसी भी तरह की माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी और छोटे मोटे क्राइम में भी उसको जो है मौत की सज़ा दे दी जाएगी। मेरे दोनों काबिल वकील साहब दोस्तों ने बहुत अच्छा इसमें बताया है और मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि आज की आम पब्लिक को यह सरकार ये जताना चाहती है कि पहले जो मनुस्मृति में आम यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था वह कोर्ट के द्वारा भी आज को जताते हुए और इस ऑर्डर में जो हुआ है ये जता रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और उसको जताने के लिए जो पब्लिक में उनकी आरती उतार के उनकी स्वागत करके ये और भी जता दिया कि आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ और भी गलत हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गुजरात के खिलाफ जो बोला है कि नोटिस करके कि अभी जो तुम इसको दोबारा देखने के लिए बोला है, लेकिन गुजरात सरकार में जो सरकार है, सेंटर में जो सरकार है उसका पूरा समर्थन कर रही है और आम पब्लिक और जो आम हिंदू लोग हैं उन पे इसी तरह के अत्याचार होते रहेंगे और सरकार के द्वारा और कानून के द्वारा किसी तरह की कोई मदद कर उम्मीद नहीं रही है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आम जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है उनको अपना हक और अपना अधिकार और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार के भरोसे रहने की कोई उम्मीद नहीं है, आज की सरकार के भरोसे रहने की कोई उम्मीद नहीं है। तो साथियों, आपने जो है हमारे वकील साथियों की जो चर्चा है बिल्किस बानो केस पर वो सुनी। सीआरपीसी का सेक्शन 432 सब सेक्शन 7 क्लियरली बोलता है कि जिस राज्य में जो ट्रायल चला है, जिसने सज़ा दी है, उसी राज्य को अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरीके की रेमिशन की जो पिटीशन फाइल की जाती है तो उसी राज्य को ये अधिकार है कि वह उस पर सुनवाई करे। हालांकि जिस तरीके से गुजरात में ये दंगा हुआ, ये घटना घटी, ये ऑफेंस हुआ और ट्रायल भी वहीं शुरू हुआ, लेकिन बाद में जिस तरीके से बिल्किस बानो और उसके बचे हुए परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां मिली और वहां पर जो एक फेयर ट्रायल होता है उसकी कोई संभावनाएं नहीं थी, इसीलिए उस ट्रायल को वहां से मुंबई हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया मुंबई में। और मुंबई में उस ट्रायल में जो उनको सज़ा हुई उसके बाद जो है, जैसा कि सेक्शन 432(7) कहता है कि जिस राज्य ने जो सज़ा दी है वही राज्य जो है उस रेमिशन की पिटीशन को जो है उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन साथियों, चाहे कानून हो, चाहे संविधान हो, और इन सबसे बढ़कर जो मनुष्यता की गरिमा है, मनुष्यता की भावनाएं हैं, उन सबको लांघ कर एक मनमाना तानाशाही अत्याचारी रवैया जो है इस सरकार ने इस कानूनी प्रक्रिया का साथ लेते हुए अपनाया है और इस देश के लोगों को एक सीधे सीधे ये धमकी दी है कि या तो आप जो है इस सरकार की जो मनमानी नीतियां हैं, जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, उनको मान लो, अदरवाइज़ वही कत्लेआम होगा जैसा कि इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है। सच है या गलत है ये हमें पता नहीं है, लेकिन औरंगज़ेब का नाम उसमें आता है कि औरंगज़ेब ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार रखी थी कि जिसने कुरान को स्वीकार किया वो बच गए और जिसने नहीं स्वीकार किया उनका कत्लेआम हुआ। तो कुछ इसी तरह की तानाशाही और सांप्रदायिकता अब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले अगर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने अपना अपना कर्तव्य का ईमानदारी से उसका पालन नहीं किया, तो शायद ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो साथियों, हमें जागरूक रहना पड़ेगा और खुद से सचेत होकर खुद कदम उठाने पड़ेंगे। वह निर्भया कांड था, उसकी गंभीरता को ये जो बिल्किस बानो केस है इसकी गंभीरता से उसकी तुलना करनी पड़ेगी और ग्रेविटी को देखते हुए अगर निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पर आ सकता है तो आज बिल्किस बानो की, जो कि जिंदा है, निर्भया जिंदा नहीं थी लेकिन बिल्किस बानो जिंदा है और जिंदा रहकर अपने पति के साथ में किस तरीके से उस घटना के साथ में जी रही है। वो निर्भया तो एक बार मर गई, लेकिन ये जो बिल्किस बानो है शायद रोज़ मरती होगी। अपनी बच्ची को जब अपने सामने पत्थर पर पटका जाना, उसके सामने जब वो चरित्र उभरता होगा तो किस तरह से वो सिहर उठती होगी, इस चीज़ को सोचते ही दिल घबरा उठता है। साथियों, आप किस तरह सोचते हैं ये आप देखें और हमारा उद्देश्य था कि आपको इस जानकारी से अवगत कराएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।